हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी का बायोग्राफी। तो आज हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो है वो इनका चैप्टर है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर में शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहला पैराग्राफ बोलते हैं कि आई बिलीव, यानी कि मेरा मानना है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, कि मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता को विकसित किया, इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना, बनाना, ठीक है। तो भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, इज नॉट टू बी बिटेन, वो नहीं हराया जा सकता है, पीटा नहीं जा सकता, यानी कि हराया नहीं जा सकता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। यानी कि इसमें पहला लाइन में बोलते हैं कि मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है वह दुनिया में अपराजेय है, मतलब कि इसे कोई हरा नहीं सकता है, हमारी भारतीय सभ्यता को। आगे बोलते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इक्वल का मतलब के बराबर, और सीड्स का मतलब बीज होता है, और एंसेस्टर्स का मतलब अब पूर्वज होता है, और सोन का मतलब होता है बोना। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हमारे पूर्वज ने जो बीज बोया है वो उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता है। वही बोलता है कि कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की बराबरी नहीं कर सकती है। आगे देखिए, अगले लाइन में बोलते हैं कि रोम वेंट, यानी कि रोम वेंट यानी कि रोम गया, यानी कि गुजर गया, विलुप्त हो गया, रोम गुजर गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, फैट का मतलब होता है भाग्य या किस्मत, सेम फैट का मतलब वैसा ही, वही किस्मत, शेयर्ड का मतलब वैसा ही हो जाना। तो बोलता है कि रोम वेंट, रोम तो ख़त्म हो गया, गुजर गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, ग्रीस भी नहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। बोलता है कि द माइट ऑफ द फारस, माइट का मतलब ताकत, तो द माइट ऑफ द फारस, यानी कि फारस की जो शक्ति था वाज ब्रोकन, वो भी टूट गया, वो भी ख़त्म हो गया। आगे बोलता है कि जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का मैप में जापान अगर आप देखेंगे तो वो ईस्टर्न क्षेत्र में पड़ेंगे, यानी कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा। लेकिन बोलता है कि जापान जो है वो भी बिकम वेस्टर्नाइज्ड, वो भी पश्चिमी सभ्यताओं में, पश्चिमी रंगों में रंग गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और बोलता है कि चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। एक वो कहावत भी है कि चाइना का माल चला तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन बोलता है कि इंडिया जो है किसी भी प्रकार से अभी तक अपने साउंड फाउंडेशन, यानी कि अपने नींव पर बना हुआ है। बोलता है कि लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपने नींव पर टिका हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम। देखिए क्या बोलता है कि जो यूरोप के पीपल हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, यूरोप के लोग जो हैं वो सीखते हैं, देयर लेसन, यानी कि कुछ सबक सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी कि ग्रीस और रोम के लोगों ने जो लिख दिया है, कुछ लेखों को लिखा है, कुछ चीज़ों को लिखा है, उसके द्वारा यूरोप के लोग जो हैं वो पढ़ करके कुछ सीखते हैं। यही लिखा है कि यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लोगों के लेखक से अपने सबक को सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो बोलता है कि ये जो ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा जो लिखा गया, यूरोप के लोग जो पढ़ते हैं, वो कितनी छोटी बात है कि ग्रीस और रोम जिसका कि सभ्यता अब है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसके चीज़ों को यूरोप के लोग पढ़ता है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे पढ़ करके ये सीखने का वो कोशिश करते हैं यूरोपीय लोग। द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपीय लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। यूरोपीय लोग जो हैं वो ग्रीस के लोगों के द्वारा जो लिखा गया है, रोम के लोगों के द्वारा जो लिखा गया लेख है, उसको पढ़ करके इन लोग सोचता है, क्या सोचता है कि दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी कि ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलती किया उस गलती को ये एवॉइड कर पाएगा, यानी कि उस गलती को यूरोप के लोग नहीं करेगा, ऐसा इन लोग यूरोप के लोग सोचता है। आगे हिंदी में लिखा है कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे। सच इज द पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का मतलब दयनीय होता है, खराब होता है, बहुत बदतर होता है, तो सच इज द पिटिएबल कंडीशन, बोलता है कि ये दयनीय स्थिति है यूरोपीय लोगों का। आगे सेकेंड पैराग्राफ में देखिए क्या बोलता है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, यानी कि ये सभी चीज़ों के बीच, ये सभी चीज़ों के बावजूद इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लाइन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलता है इंडिया रिमेन
इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब होता है अचल, जो नहीं बदलता है, जो नहीं कभी नीचे गिरता है, वो है इमूवेबल। तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है वो अभी भी अचल है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत की क्या है, ग्लोरी है, यानी कि यही भारत की अपनी महिमा है, वैभव है, गौरव है। आगे देखिए बोलता है, यही हिंदी में लिखा है कि भारत अडिग है और उसकी यही महिमा है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, और ये देखिए एक भारत के अगेंस्ट जो है, भारत पे एक चार्ज लगाया जाता है। चार्ज का मतलब यहाँ पे एक आरोप लगाया जाता है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। देखिए ये भी लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यानी कि अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, इग्नोरेंट का ज्ञान का अर्थ होता है अज्ञानी, और स्टोलिड का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलने वाला है, जो अडिग होता है। तो ये बोलता है कि भारत के लोगों के द्वारा भारतीय सभ्यता पे एक आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग जो है वो असभ्य है, अज्ञानी है और अटल है, अडिग है। क्यों? क्योंकि बोलता है कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। क्यों ऐसा उन लोग बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है, टू इंड्यूस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, यानी कि किसी भी प्रकार के चेंज भारतीय लोग जो है वो नहीं अडॉप्ट करना चाहता है, अचल है, अडिग है, इमूवेबल है। इसीलिए भारतीय लोगों पे ये एक आरोप लगाया जाता है कि भारतीय लोग अनसिविलाइज्ड है, अज्ञानी है, अडिग है। आगे बोलता है, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। तो हमारे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि ये जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, रियली ये जो चार्ज है वो हमारे मेरिट के विरुद्ध, यानी कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम खुद को नहीं बदलते हैं, इसलिए हमारे विरुद्ध ऐसा चार्ज लगाता है, आरोप लगाता है। बोलता है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, और बोलता है कि हम लोगों ने ये जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक एनविल का मतलब होता है, कह सकते हैं जिसपे लोहार लोग जो है लोहा को पीटते हैं गर्म करके, उसको एनविल बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, यानी कि हमने अपनी सभ्यता को जो बनाया है, कैसे बनाया है, तो टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हमने अनुभव की निहाई पर एक परीक्षण के साथ जो है इसको सही पाया और बनाया। वी डेयर नॉट चेंज, और इसे हम लोग बदलने की साहस जो है वो नहीं करते हैं, यानी कि हम अपनी सभ्यता को बदल नहीं सकते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, और बोलता है कि बहुत लोगों ने अपना जो है वो सलाह एडवाइस जो है वो थ्रस्ट किया, यानी कि हम लोगों के ऊपर थोपा, हम लोगों को सलाह दिया। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह स्थिर रहती है, यानी कि वो जो भी हमें दे देता है सलाह, वो हमें जो हमारी सभ्यता है हम उसके अनुसार चलते हैं और ये स्थिर रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही जो है हमारी भारतीय सभ्यता की अपनी सुंदरता है, ये ब्यूटी है। बोलता है कि इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीदों की जो है एक रक्षक है, कह सकते हैं, यानी कि हमारी जो सभ्यता है जो नहीं बदलने वाली है, जिसे हम लोग नहीं बदलते हैं, यही हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी सुंदरता है, ब्यूटी है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारी उम्मीदों का रक्षक है। आगे है थर्ड पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन क्या है, अब यहाँ पे देखिए बताने का कोशिश करता है, इस लाइन को याद रखना है कि सिविलाइजेशन क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सभ्यता जो है वो आचरण की एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी मोड है, ऐसी विधि है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो आदमी को पॉइंट्स आउट करता है, दिखाता, पॉइंट आउट का मतलब उजागर करना या दिखाना, टू मैन द ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि नैतिकता की जो राह होता है, टू द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य की जो पथ होता है, कर्तव्य की जो रास्ते होते हैं उस पर चलने के लिए हमें सिखाती है, उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सिविलाइजेशन क्या है, तो सिविलाइजेशन जो है आचरण एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी मोड है जो हमें अपने कर्तव्य के रास्तों पे चलने के लिए सिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि हमें अपने कर्तव्यों का जो है वो प्रदर्शन, वहन, एंड
ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी और नैतिकता का पालन करने के लिए सिखाती है। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, अपरिवर्तनीय शब्द है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ बताया कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि ये कन्वर्टिबल टर्म्स है। कन्वर्टिबल का मतलब कि परिवर्तनीय शब्द है, ये कभी बदल भी सकता है टाइम के हिसाब से। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, लेकिन नैतिकता का पालन करना इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। तो बोलता है कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का पालन करना जो है, इसका मतलब है कि नैतिकता का अगर आप पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, अपने मन पे, अपने माइंड्स पे मास्टरी आने की, उस पर अटेन कर लेना, उसको जीत लेना, उसको महारत हासिल करने, ऐसा बता रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे मन और हमारी वासना पर महारत हासिल करने जैसा है, जो कि मोरलिटी कहलाएगा। बोलता है कि सो डूइंग, और ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ्स, हम खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट। यानी कि गुजराती भाषा में अगर समझ पाएंगे कि गुजराती अर्थ में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो सिविलाइजेशन का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, ऐसे गुजराती भाषा में कह सकते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांधी जी जो थे वो गुजरात से थे। बोलता है कि इन दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, बोलते हैं गांधी जी कि अगर यह डेफिनेशन सही है, देन इंडिया, तो भारत जो है, एज सो मेनी राइट्स हैव शोन, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। देखिए क्या बोलता है, अगर ये डिफिनेशन सही है कि सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट होता है, अगर ये सही है तो भारत को एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, बहुत सारे लेखकों ने ऐसा ही दिखाया है, बताया है, और हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी एल्स, और भारत को किसी दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसे वैसा ही होना चाहिए जैसा ये है, ये बता रहे हैं गांधी। और आगे देखते हैं 5 नंबर पैराग्राफ में, देखिए क्या बोलते हैं। 5वां नंबर पैराग्राफ में बोलता है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि माइंड जो है वो एक रेस्टलेस बर्ड है। तो ये वाला पॉइंट को याद रखिएगा कि व्हाट इज माइंड, माइंड क्या है, तो माइंड एक रेस्टलेस बर्ड के जैसा काम करता है, बेचैन पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, बोलता है कि इसको जितना मिलता है, जितना आप दे दें उतना ही ये और भी चाहता है, अधिक से अधिक ये चाहता है। वही बोलता है जितना अधिक यह हासिल करता है उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स, और इसके बावजूद भी जो हमारा मन है वो असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। द मोर वी इंडल्ज का मतलब वही सम्मिलित होना। तो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, हम अपने पैसन में, हम अपने भोग विलास में, वासनाओं में जितना लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रिल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल होना। द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम, उतना ही हमारा मन जो है वो बेलगाम होते चला जाता है, अनकंट्रोल होते चला जाता है। आगे बोलता है आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, सेट अ लिमिट, एक लिमिट लगा दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया, टू आवर इंडल्जेंसेस, वो हमारे भोग विलास की सीमा, भोग विलास की जो ये होता है, अपने मन जो होता है उस पर उन लोगों ने एक लिमिट लगा दिए थे हमारे पूर्वजों ने। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, हमारे पूर्वजों ने इस बात को देखा और महसूस किया कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है वो लार्जली, वो मुख्य रूप से जो है यह एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है, यह एक मेंटल कंडीशन है। देखिए यह क्या है, मेंटल कंडीशन, यानी कि मानसिक स्थिति। अगर आप सोच रहे हैं कि खुश हैं तो खुश हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम दुखी हैं तो दुखी ही रहेंगे, ठीक है, ये इन्होंने बताया। बोलता है कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। अब देखिए वो कारण बताते हैं कि कोई आदमी खुश रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो धनी है। अगर कोई व्यक्ति धनी है तो वो खुश रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और कोई गरीब है तो वो ना खुश रहे, दुखी रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि क्या बोलते हैं, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, बताते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो प्रायः देखे जाते हैं कि वो दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब होते हैं वो हमेशा ही खुश देखे जाते हैं।
मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और बोलता है कि लाखों ऐसे लोग होंगे जो हमेशा भी गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल हिज, और ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमारे पूर्वजों के बारे में गांधी जी बता रहे हैं कि आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड का मतलब होता है दूर रखना। तो आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड यस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर का मतलब सुख सुविधा की जो वस्तुएं होती है उससे। तो बोलते हैं कि ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने कि धनी आदमी हमेशा ज़्यादातर दुखी देखने को मिलता है, गरीब आदमी ज़्यादातर खुश देखने को मिलता है, और लाखों ऐसे लोग होंगे जो हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये लग्जरीज और प्लीजर की जो वस्तुएं होती है, सुख सुविधा की जो वस्तुएं होती है, उससे हमें दूर रखा। आगे बोलता है कि वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउज एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। देखो बोलते हैं कि हम हजारों साल से चले आ रहे जो हल है उसी से काम चलाते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है, और हम जो है वो ज़्यादा आधुनिक बनने की कोशिश नहीं करते हैं। बोलता है कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हम उसी प्रकार के झोपड़ियों को बरकरार रखते हैं जो कि पहले से हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्वज के समय में था वैसे ही, एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन, और बोलता है कि जो हमारी स्वदेशी शिक्षा, इंडिजिनियस का मतलब होता है घरेलू, स्वदेशी, और एजुकेशन का मतलब शिक्षा। तो हमारे जो है वो स्वदेशी शिक्षा और हमारे जो अपने बनाए हुए फॉर्मर टाइम्स का जो है झोपड़ियाँ वगैरह जो भी होता था, कॉटेज जो है, उसको हम लोग बनाए हुए रखना चाहते हैं। रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और बोलता है कि ये जो है पहले के जैसा ही हम लोग आज भी लेकर के चल रहे हैं, पालन करते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोनिंग, बोल रहा है कि हम लोगों के पास जो है वो लाइफ कोरोनिंग का मतलब होता है जीवन को नष्ट करने वाली, क्षरण करने वाली, ऐसी पहले कोई भी व्यवस्था नहीं था। लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन यानी कि जीवन क्षरण करने वाली ऐसी कोई व्यवस्था, प्रतियोगिता था ही नहीं। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, बोलता है कि हर कोई जो है वो अपनी अपनी खेती, अपनी अपनी पेशा, अपना अपना धंधा को चलाता था, पालन करता था, और ट्रेड और अपना व्यापार करता था। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और जो रेगुलर वेज होता था वो सभी लोग लेते थे, यानी कि सभी के लिए बराबर चार्ज होता था, उसका मजदूरी होता था। ऐसा नहीं आज के टाइम में कोई मजदूरी दिन भर का 200 ले रहा है तो कोई 400 मांग रहा है, तो ऐसा पहले नहीं था। सब जो है वो रेगुलर मजदूरी लेता था। वेज का मतलब यहाँ पे मजदूरी हो जाएगा। सभी अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का अनुकरण करते और एक नियमित मजदूरी लेते। इट वाज नोट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। देखिए अब वो गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन को बनाना नहीं जानते थे। इट वाज नोट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग मशीन बनाना नहीं जानते थे, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम मशीन बनाना नहीं जानते हैं। नहीं, हम लोग मशीन जो है वो बनाना जानते थे। बट आवर फोरफादर्स न्यू, लेकिन हमारे जो है पूर्वज लोग, फोरफादर्स का मतलब ही पूर्वज होता है, ये जानते थे, उनको ये पता था दैट कि इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर इस प्रकार की वस्तुओं में, मशीन वगैरह में हम अपना मन लगा लेंगे, अपना शरीर दे देंगे, अपना जो होता है काम करने की जो है वो आलसपन हमारे अंदर फिर आ जाएगा, तो वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स। तो बोलते हैं कि हम उसके गुलाम बन जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे, और हमारी जो मोरल नैतिकता जो है, नैतिक सूत्र जो है, नैतिक शिक्षाएं जो है वो सारी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। दे देयरफॉर, और इसीलिए बोलता है कि वे लोग आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, ये सब कुछ जानते हुए, ये सब चीज़ जान करके डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट वी शुड ओनली डू, कि हम लोग जो है वो केवल क्या करेंगे, वही करेंगे व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फिट, जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं, केवल हम लोग उसी काम को करेंगे। मशीन का हम ऐसा कोई आविष्कार और मशीन का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारे पूर्वज सोचते थे।
ऐसा गांधी जी बोले हैं। दे सॉ, आगे बोलते हैं कि दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, उन्होंने हमारी रियल हैप्पीनेस और हेल्थ को देखा, यानी कि हमारी जो है वास्तविक खुशी और हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो इसी चीज़ में देखा। कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, यानी कि हम रेगुलर वे में प्रॉपर तरीके से पैरों और हाथों का अगर उचित प्रयोग कर रहे होते हैं काम करने में, तो इसी में हमारे पूर्वजों ने बोला कि यही खुशी और स्वास्थ्य का एक मंत्र है। आगे बोलता है कि दे फर्दर रीजन, और आगे जो है वो गांधी जी रीजन देते हैं, बताते हैं, कहते हैं दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम ब्रांच। देखें, लार्ज सिटीज यानी कि बड़ी शहरें जो होते हैं, नगर जो होते हैं, वेयर स्नेयर, स्नेयर का मतलब कह सकते हैं जाल जैसा होता है, एंड अ यूजलेस इनकम ब्रांच, और वो बेकार जाल की तरह बोझिल होता है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जो लोग होते हैं वो उसमें कभी खुश नहीं रह पाते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और बोलता है कि उसमें जो होती है, शहर में जो होते हैं वो गैंग्स ऑफ थिप्स होते हैं, वहाँ पे चोरों की जो है वो गैंग रहता है, रोबर्स रहते हैं, डाकुओं का जो है वो गैंग्स रहता है, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति यानी कि शरीर व्यापार, शरीर का व्यापार होता है, देह व्यापार होता है, वाइस फ्लोरिशिंग, और बोलता है कि ये सारी जो है वो बुरी प्रवृत्तियाँ, बुरी चीज़ें जो है वहाँ पे पनपते रहती है शहरों में। आगे बोलता है एंड दैट द पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय द रिच मैन, और वहाँ जो होते हैं गरीब लोग जो होते हैं वो लूट लिए जाते हैं बाय द रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा, यानी कि शहरों में जो होता है वो अमीर लोग जो हैं वो गरीबों को लूटते रहते हैं, ऐसा गांधी जी बताते हैं, और इसीलिए पहले के लोग जो होते थे वो गांव में रहना पसंद करते थे। देवर, देखिए आगे बोलता है कि दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेज, और चूँकि शहरों में वेश्यावृत्ति होता है, चोरों का, डकैतों का गैंग रहता है, इसीलिए जो है हमारे पूर्वज लोग के बारे में बता रहे हैं गांधी जी, वे लोग छोटे से गांव में रहना ज़्यादा संतुष्टि समझते थे। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वर इन्फीरियर टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स, बोलता है कि हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि राजा और उनके जो तलवार हुआ करता था, इन्फीरियर का मतलब होता है छोटा पड़ जाना, तुच्छ या घटिया हो जाना, टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक यानी कि नैतिकता की तलवार के सामने जो है वो हमारे राजा जो पहले के लोग हुआ करते थे, और राजा का तलवार वो छोटा पड़ जाता था, तुच्छ पड़ जाता था। एंड देयरफॉर, और इसीलिए वे लोग जो होते थे, हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, और इसीलिए उन लोग जो होते थे वो साधु मुनि ऋषि फकीर जो होता था उन सभी के अधीन रह करके ही धरती पर जो है वो इस अर्थ पर जो है वो रूल किया करते थे, सॉवरेन किया करते थे। आगे देखिए क्या बताता है, बोलता है कि अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और बोलता है कि एक राष्ट्र जिसके पास कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस प्रकार का संविधान है, इज फिटर टू टीच, वो फिटर है यानी कि फिट है, वो योग्य है, टू टीच अदर्स, दूसरे को सिखाने के लिए, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, बोलता है कि किसी दूसरे से सीखने के बावजूद बजाय हमारे भारत जो है वो किसी दूसरे को सिखाने के लायक है। आगे बोलता है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बोलता है कि ये जो राष्ट्र है, ये जो नेशन है, इसमें कोर्ट्स भी हुआ करता था, लॉयर्स भी हुआ करता था यानी कि वकील वगैरह, और डॉक्टर्स यानी कि यहाँ जो डॉक्टर्स थे वो भी सब हुआ करते थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी जो होते थे, डॉक्टर हो या तो फिर लॉयर हो या कोर्ट हो, वो सभी जो होता था वो बाउंड्स यानी कि नियंत्रण में हुआ करता था, उनका एक लिमिट होता था। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, बोलता है कि वो चाहे डॉक्टर हो या वकील हो या जो भी है, सभी लोग को पता था कि ये सारे जो व्यवसाय है, ये सारे जो प्रोफेशन है, पेशा जो है वो पार्टिकुलरली सुपेरियर यानी कि बोलता है कि वो अच्छे नहीं थे, इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे कि लोग अपना घर बिल्डिंग ये बना ले, बस पेट चल जाता था इन सारे धंधा से, वही काफ़ी होता था। इसीलिए बोलता है कि दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। मोर ओवर, देखें बोलता है कि इसके अलावा जो है दिस वकील्स एंड बैथ्स डिड नॉट रॉब पीपल, देखिए आज के लोग क्या करते हैं, हर कोई इस
फिराक में रहते हैं कि कैसे किसी को लूट लिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया जाए। लेकिन बोलता है कि इसके बावजूद भी लोग जानते थे कि ये जो धंधा है वो इतना अच्छा नहीं है कि लोग अपना घर बिल्डिंग बना ले, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो वकील और वैद्य हुआ करते थे वो कभी लोगों को लूटता नहीं था, लोगों से कभी ज़्यादा पैसा, गलत पैसा नहीं लेता था। लेकिन आज तो कुछ बात ही और है। आगे देखिए, बोलता है दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नोट देयर मास्टर्स। देखिए, ऐसा माना जाता था कि पीपल पे जो है वो डिपेंडेंट जो हुआ करता था, लोगों का जो है वो आश्रित माना जाता था। जो भी कोर्ट का लॉयर्स या तो फिर डॉक्टर्स, टीचर्स, जो भी पहले के लोग होते थे, वैद्य, वकील, ये सब लोगों पे डिपेंडेंट होते थे, आश्रित होते थे, बल्कि उनका ये मास्टर नहीं, उनका मालिक नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम में आप जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, मास्टर के पास जाइए, जहाँ भी जाइए वो आपको लूट के रख लेगा, जैसे मानिए कि वो आपका मास्टर है, वो आपका मालिक है। जस्टिस वाज टोटली फेयर। और बोलता है कि पहले का जो न्याय हुआ करता था वो बिल्कुल एकदम फेयर होता था, उसमें साफ सुथरा एकदम होता था, सभी लोगों को संतुष्टि होती थी वो जस्टिस को सुन करके, वो न्याय को देख करके। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। और बोलता है कि जो ऑर्डिनरी रूल होता था कोर्ट से बचने का, वो एकदम कह सकते हैं कि ऐसा होता था। लोग पहले ज़्यादा कोर्ट्स वगैरह नहीं जाते थे, इसीलिए बोलता है कि अदालतों से बचना सामान्य नियम हुआ करता था। देयर वर नो टॉट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम। टॉट्स का मतलब होता है बिचौलिया, जिसको बोल सकते हैं, दलाल जिसको बोलते हैं। तो बोलता है कि देयर वर नो टॉट्स, यानी कि वहाँ कोई लूटने वाला, झगड़ने वाला जो है वो कोई दलाल वगैरह नहीं हुआ करता था उसमें। लेकिन आज जाइए तो कोर्ट में जाइए या तो फिर कहीं भी चल जाइए, कोई भी दफ्तर में, आपको एक से एक महान आत्मा दलाल के रूप में मिल जाएंगे। बोलता है कि दिस इविल टू वॉच नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और बोलता है कि पहले जो ये सब हुआ करता था, ठीक है, तो ये सब हुआ भी करता था, तो वो केवल कहाँ हुआ करता था, तो वो अपने राजधानियाँ जो होती थी, बड़े बड़े जो नगर शहर होता था, उन क्षेत्रों में देखने को मिलता था, बल्कि गांव में नहीं देखने को मिलता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। और बोलता है कि जो साधारण लोग, आम लोग जो होते थे, वो स्वतंत्र रूप से जीते थे और उनका जो अपना एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन होता था, खेती बाड़ी का जो धंधा काम होता था, उसको वो अपना करते थे और अपना जीवन पालन करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। होम रूल का मतलब कि अपने गृह नियम, ठीक है, अपने गृह नियमों के साथ वो स्वराज में अपना आनंद लेते थे, अपना गांव में जीते थे। बोलता है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। जैसा कि गांधी जी अब बोलते हैं कि अगर भारतीय सभ्यता को जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया है, जैसा कि मैंने वर्णन किया है, हैज बिन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज, इसके और बहुत सारे ऐसे भी अनुयायी हुए जिनके द्वारा कि ऐसा ही वर्णित किया गया है भारत को। तो इज नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। क्या कि बोलता है कि पूरी दुनिया का कोई भी ऐसे भाग नहीं है जहाँ, और ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जहाँ के कि सभी लोग जो है वो परफेक्शन प्राप्त किया हो। जैसे आप ऐसे सोच लें कि ऐसा कोई भी गांव या ऐसा कोई भी शहर है जहाँ के लोग कि सब कोई बहुत ज़्यादा विद्वान ही हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ सही और गलत, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहता ही है। इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी भाग या ऐसा कोई भी दुनिया का सभ्यता नहीं है जहाँ के लोग की पूरी अटेंड कर लिया हो परफेक्शन को। बोलता है आगे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, इसकी अपनी जो एक प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। ये क्या है कि ये मोरल बीइंग की नैतिकता को जो है, नैतिक बातों को जो है ये बढ़ावा देता है। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना। तो बोलता है कि भारतीय सभ्यता की अपनी एक प्रवृत्ति है कि ये अच्छी बातों को, मोरल बातों को ये बढ़ावा देता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। जबकि देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो है अपना एक प्रोपागेट है, यानी कि अपनी एक वो अनैतिकता, इमोरलिटी को जो है वो प्रचार करने की अपनी एक तरीका है। बोलता है कि द लेटर इज गॉडलेस। लेटर का मतलब बाद वाला, यानी कि बाद वाला कौन, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेटर इज गॉडलेस, यानी कि बोलता है कि जो बाद वाला जो है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो गॉडलेस है, वो भगवान विहीन है, वो ईश्वर में नहीं विश्वास करता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। और जबकि फॉर्मर, यानी कि पहले वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, ये फार्मर नहीं है, फॉर्मर है।
बोलता है पहले वाला, ये जो है पहले वाला जो है ये भगवान में विश्वास करते हैं, इस पे आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग बोलता है कि जो जितना समझेगा भाई उतना ही तो विश्वास करेगा, तो हम लोग जानते हैं तो विश्वास करते हैं। बोलता है कि इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, और भारत के हर प्रेमी को ऐसा चाहिए टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारत के हर एक इंसान को, हर एक लवर को, हर एक प्रेमी को ये चाहिए कि भारत के जो पुरानी सभ्यता है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, उसमें उसी तरह से जुड़े रहना चाहिए। क्लिंग का मतलब होता है चिपक करके रहना, तो उसी प्रकार से चिपक करके रहना चाहिए। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि कोई बच्चा जो होता है वो अपने माँ के स्तन से चिपका हुआ रहता है, ऐसे ही हमें अपने सभ्यता से चिपक कर रहना चाहिए, ऐसा हमारे गांधी जी बताते हैं। और आगे देखिए 10 लाइन पैराग्राफ 10 में बताते हैं, एंड आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। देखिए बताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोग जो हैं, देखिए ये जो है वो ईस्ट है और ये जो है वेस्ट है। तो बोलता है कि पश्चिमी सभ्यता के लोग जो हैं वो गॉड भगवान में बिलीव नहीं करता है, जबकि हम लोग भगवान में बिलीव करते हैं। तो इसी बात के लिए यहाँ पे वो बताते हैं गांधी जी कि आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, बोलते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता के, पश्चिमी लोगों का हेटर नहीं हूँ, मैं उसे नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बोलता है कि मैं तो उस पश्चिमी सभ्यता के का एक बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पश्चिमी वेस्टर्न लिटरेचर से मैंने पढ़ करके सीखा है, इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, लेकिन मैं इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी बहुत बड़ा थैंकफुल करना चाहता हूँ क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमें ये सिखाया है दैट कि इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भारत जो है वो अपने फुलेस्ट हाइट यानी कि बहुत ऊंचाई पर, अपने शिखर पर जाए, आई मस्ट टेल माई कंट्री मेन फ्रेंकली, तो मैं अपने देशवासियों से, मैं अपने लोगों से ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बेझिझक रूप से कहना चाहता हूँ दैट आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि इस आधुनिक सभ्यता के जो है वो सालों साल तक के अनुभव के बाद जो है आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, कि मैंने एक सबक सीखा है, मैंने एक ऐसा पाठ सीखा है, एंड दैट इज, और वो क्या है, दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, ये कि हमें किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे इस चीज़ों को सन मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, परहेज करना, तो वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें इस चीज़ों को त्याग करना चाहिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए। किस चीज़ से, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो प्रयोग होने वाले चीज़ें हैं उससे हमें दूर रहने के लिए बोलते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 10 तक के हम लोगों ने देख लिया, और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। आपको जो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक कमेंट करके हमें बताएंगे, हम बिल्कुल खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।